हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र, उसमें पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में। तो पिछली क्लास में हम कुछ पार्टों को देख चुके थे श्वसन तंत्र के, जो कि नाक थी, नासक हुआ थी, स्वरयंत्र थे, उनके बारे में हम देख चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे निचला श्वसन तंत्र, जो निचले पार्ट होते हैं श्वसन तंत्र के, वो कौन कौन से होते हैं। इनमें नंबर 1 पर है श्वास नली, ट्रेकिया। नंबर 1 पर क्या है? श्वास नली। और श्वास नली होती क्या है भाई? जहाँ हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र खत्म होता है, ऊपरी जो श्वसन तंत्र खत्म होने के बाद निचला श्वसन तंत्र होता है, स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? श्वास नली। ये भाई यहाँ पर लैरिक्स के बाद क्या आ गई? श्वास नली। ये श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में विभक्त होती है, आगे चलकर 2 भागों में विभक्त होती है श्वास नली। और फिर ये अपने अपने साइड के फेफड़ों में, लंग्स में पहुंचती है। अपने अपने साइड के लंग्स में पहुंचती है श्वास नली। आगे चलकर ये 2 भागों में विभक्त होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? सी आकार के कार्टिलेज के, हाइलिन कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के हाइलिन कार्टिलेज के क्या पाए जाते हैं? इसमें छल्ले पाए जाते हैं। इस प्रकार से श्वास नली में, श्वास नली के अंदर क्या पाए जाते हैं? सी आकार के हाइलिन कार्टिलेज से बने छल्ले पाए जाते हैं, जो इसे पिचकने से रोकते हैं। जब भाई श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो इससे क्या है कि जो छल्ले उपस्थित होते हैं श्वास नली में, ये इसको पिचकने से रोकेंगे, पिचकने नहीं देंगे, जो कार्टिलेज के छल्ले उपस्थित होते हैं श्वास नली में। अगला पॉइंट देखो कि श्वास नली में जो छल्ले पाए जाते हैं की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 15 से 20। श्वास नली में जो छल्ले पाए जाते हैं, श्वास नली की बात कर रहा हूं, आगे की बात नहीं कर रहा। श्वास नली में, श्वास नली के अंदर कितने छल्ले पाए जाते हैं? 15 से 20। श्वास नली में कितने छल्ले पाए जाते हैं? 15 से 20। और ये हम देख ही चुके हैं कि आगे चलकर ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? जो 2 भागों में विभक्त होने के बाद इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी का, प्राथमिक श्वसनी। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी। 2 भागों में विभक्त हो गई, अपने अपने साइड के फेफड़ों में खुल जाएगी। अब आगे देखो, अगला पॉइंट, श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाले धूल के कण को फेफड़े में नहीं जाने देती। जो ये श्वास नली होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं? उपकला जो तक होता है उसका स्तर पाया जाता है, जो श्लेष्मा का निर्माण करता है। जो किसका निर्माण करते हैं? श्लेष्मा का। श्लेष्मा क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। श्लेष्मा क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करेगा? जैसे हम श्वास ले रहे हैं, तो श्वास में वायु के साथ कुछ धूल के कण आ गए, तो ये पहले तो बालों से रुक जाते हैं, श्वेत ग्रंथियां, नासकों में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, उनसे रुक जाते हैं। तो उसके बाद यदि फिर भी आगे आ गए तो क्या होगा? जो श्वास नली होती है, श्वास नली में श्लेष्मा का श्रवण होता है, श्लेष्मा का श्रवण होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो इन धूल के कणों को चिपकाकर रोक लेता है, जिससे आगे जो वायु जाएगी, हमारे फेफड़ों में जो वायु जाएगी वो एकदम प्योर शुद्ध वायु जाएगी। फेफड़ों में जो वायु जाएगी एकदम प्योर शुद्ध वायु जाएगी। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं श्वसनी व श्वसनी का। श्वसनी व श्वसनी का, ब्रोंकाई व ब्रोंक्योल, श्वसनी व श्वसनी का। वही हमारी श्वास नली आ रही है, ऊपर से श्वास नली आ रही है। श्वास नली 2 भागों में विभक्त हो रही है, 2 भागों में विभक्त हो रही है। फिर इन भागों को क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी। ये जो 2 भागों में विभक्त हो रही है, इन भागों को क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी। श्वास नली हमारी आ रही है, श्वास नली आगे चलकर जहां पर फेफड़े होते हैं वहां पर क्या होगी? ये प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो जाएगी, 2 भागों में विभक्त हो जाएगी, जिन्हें क्या कहेंगे? प्राथमिक श्वसनी। आगे प्राथमिक श्वसनी क्या होगी? 2 भागों में विभक्त होगी। प्राथमिक श्वसनी भी आगे 2 भागों में विभक्त होगी। भाई इस प्रकार से आ रही है, ये 2 भागों में विभक्त हो गई। इस प्रकार से फिर ये आगे जो ये हो गई प्राथमिक श्वसनी हमारी, ये भी आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। फिर इन्हें क्या कह देंगे? द्वितीयक श्वसनी। फिर ये भी आगे 2 भागों में विभक्त हो जाएंगी, फिर इन्हें क्या कह देंगे? तृतीयक श्वसनी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, प्राथमिक श्वसनी 2 भागों में विभक्त हो रही है, इन्हें क्या कह दिया? द्वितीयक श्वसनी। इन भागों को क्या कह रहे हैं? 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आगे कई भागों में विभक्त हो सकती है। द्वितीयक श्वसनी हो गई। द्वितीयक श्वसनी भी आगे और भागों में विभक्त होती है, जिसे क्या कहेंगे? तृतीयक श्वसनी। जिसे क्या कह देंगे? तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी फिर आगे विभक्त होगी, तो लास्ट में जो पार्ट प्राप्त होगा हमें, उसे कहते हैं कूपिका। लास्ट में जो पार्ट प्राप्त होता है, लास्ट का जो भाग होता है, इसे क्या कहते हैं?
कूपिका कहते हैं। इस लास्ट वाले भाग को क्या कहते हैं? कूपिका। ये जो लास्ट वाला भाग होता है ये ही गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। गैसों का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? मतलब O2 और CO2 का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? ये कूपिकाओं के द्वारा होता है। मतलब कि इनसे आकर क्या जुड़ी होती है? रुधिर केशिकाएं जुड़ी होती है। इनसे आकर क्या जुड़ी होती है? रुधिर केशिकाएं जो CO2 को इनमें जोड़ देती है और ऑक्सीजन को इनमें से ब्लड में ले जाती है, रक्त में ले जाती है। तो इस प्रकार से होती है हमारी श्वसनीय और श्वसनिकाएं। अब अगला पॉइंट देखते हैं फेफड़े, जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं फेफड़े, जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं। अब मनुष्य में 2 लंग्स पाए जाते हैं। अब लंग्स पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा क्या होती है? जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं वक्ष गुहा। ये वक्ष गुहा है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? उदर गुहा। तो फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? मनुष्य में वक्ष गुहा में स्थित होते हैं फेफड़े। और ये फेफड़े होते कैसे हैं? कोमल होते हैं, कोमल, मुलायम, लचीले और स्पंजी होते हैं फेफड़े। कोमल, मुलायम और स्पंजी और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं फेफड़े जो होते हैं मनुष्य में। अब देखो यहाँ पर ये फेफड़ों की संरचना रही। अब फेफड़ों में हम तुलना कर देखते हैं। ये रहा बायां फेफड़ा और ये रहा दायां फेफड़ा। ये बायां, ये दायां। अब बाएं फेफड़ा को देखो, तुम्हें आकार में बड़ा दिख रहा होगा, ये थोड़ा कम चौड़ा दिख रहा होगा, ये चौड़ा दिख रहा होगा। तो होता है भाई, ऐसा ही होता है। ये क्या होता है? ये अधिक चौड़ा होता है थोड़ा इसकी बजाय, ये थोड़ा कम चौड़ा होता है। लेकिन ये लंबा होता है, ये कम लंबा होता है। ये अधिक चौड़ा होता है, बाएं वाला क्या होता है? अधिक चौड़ा होता है, दायां कम चौड़ा होता है। बायां वाला कम लंबा होता है और दायां अधिक लंबा होता है। ठीक है। ये कितने 3 खंडों में बटा होता है। देखो, एक खंड ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा खंड ये रहा। मतलब कि दायां कितने खंडों में बटा हुआ है? 3 खंडों में बटा हुआ है। दायां फेफड़ा 3 खंडों में बटा हुआ है और बायां 2 में बटा हुआ है। देखो, एक तो ये है और एक ये रहा छोटा सा। बायां कितने में बटा हुआ है? 2 में, दायां 3 खंडों में। ठीक है। अब जो फेफड़े होते हैं इनके जस्ट नीचे पाया जाता है डायाफ्राम, जिसे हम तनुपट्ट बोलते हैं। तनुपट्ट, इनके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? डायाफ्राम, जिसे हम तनुपट्ट बोलते हैं। और फेफड़ों के मध्य जो अवकाश पाया जाता है इसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। और जो खांच पाई जाती है बाएं फेफड़े में इसे बोलते हैं कार्डियक नोड, ये खांच को। ठीक है। ये हो गई हमारे फेफड़ों की संरचना। अब देखो, ये हमारी जो प्राथमिक श्वसनी है प्रद्युतक श्वसनी में बटेगी, फिर तृतीयक में, इस प्रकार से लास्ट में जाकर ये किस में विभक्त हो जाएगी? कूपिकाओं में विभक्त हो जाएगी। ये जो कूपिकाएं होती है ये बता चुके हैं कि हम ये किसका कार्य करते हैं? गैसों का आदान प्रदान का कार्य करेगी। जो रक्त होता है, रक्त से CO2 को तो ले लेंगी और रक्त को O2 प्रोवाइड करवाती है बाहरी वायुमंडल से लेकर। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जो हमारा प्रत्येक फेफड़ा होता है, एक फेफड़े में लगभग इन कूपिकाओं की संख्या होती है 30 मिलियन। लगभग इन कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 30 मिलियन होती है प्रत्येक फेफड़े में। तो दोनों फेफड़े में एवरेज कितनी होगी? लगभग 60 मिलियन। तो प्रत्येक फेफड़े में कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 30 मिलियन। ठीक है। ये हो गए हमारे फेफड़े। हम 10th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। इतना यदि तुम एग्जाम में ले गए तो आराम से कोई नंबर नहीं कटेगा, सारे अच्छे नंबर, फुल नंबर आएंगे क्वेश्चन में। चलो ठीक, यहीं पर हम श्वसन की क्रियाविधि को देख लेते हैं। श्वसन क्रियाविधि के लिए जो जिम्मेदार होती है उनके लिए वो कौन कौन सी पेशियां है? वो एक तो डायफ्राम है, एक तो क्या है? डायफ्राम है। दूसरी क्या है? पसलियां होती है। दूसरी क्या होती है? पसलियां। और जब डायफ्राम संकुचित होगा, मतलब कि ये क्या होगा? सीधा होगा। डायफ्राम संकुचित होगा तो क्या होगी? वायु अंदर आएगी, फेफड़ों में वायु अंदर की ओर प्रवेश करेगी। जब डायफ्राम संकुचित होगा तो वायु क्या होगी? फेफड़ों में अंदर की ओर प्रवेश करेगी। और जब डायफ्राम शिथिल हो जाएगा, मतलब कि गुंबद का आकार ग्रहण कर लेगा, तो वायु क्या करेगी? फेफड़ों से बाहर निकलेगी। तो वायु क्या होगी? फेफड़ों से बाहर निकलेगी जब डायफ्राम शिथिल होगा। और जब डायफ्राम संकुचित होगा तो वायु क्या होगी? फेफड़ों में अंदर प्रवेश करेगी। संकुचन का मतलब क्या है? संकुचन, डायफ्राम संकुचन हो रहा है तो वायु अंदर प्रवेश कर रही है। और यदि शिथिलन हो रहा है तो वायु बाहर की ओर जा रही है, बाहर निकल रही है। इस प्रकार से हमारी श्वसन की क्रियाविधि भी यहीं पर हमने समझ ली। तो ये हम देख चुके हैं, श्वसन तंत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। श्वसन तंत्र में यदि
आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बताइए। श्वसन तंत्र के हमने 2 वीडियो बनाई है, दोनों वीडियो को पहले वाली वीडियो को देखें तब जाकर इस वीडियो को देखें। पहले वाली वीडियो को देखेंगे तभी ये समझ आएगी, क्योंकि पहले फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू।